मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है निया, NIA। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब होता है करंट, और ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? निया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर, NIA। इसको हम बोलते हैं निया, है ना? लिख लो अपनी कॉपी में। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर। मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखो। करंट की क्या होती है? एम्पियर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सर ये करंट की टर्न किसके एम्पियर होंगे? क्या हो गया? टर्न क्या होंगे? वो दे रखा होगा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्न, जैसे मान ले कि इसमें एक ही टर्न है, जैसे मान ले देखो ऐसे दे रखा है, तो इसमें कितने दो टर्न्स हो गए। जैसे मान ले देखो ऐसे दे रखा है, इसमें तीन टर्न्स हो गए। तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब आपके कितने लपेटे, एक लपेटा, दो लपेटा, कि तीन लपेटा, ऐसे करते हैं। ऐसे हम निकालते हैं नंबर सर ऑफ ये टर्न्स। फील्ड के टर्न ही है ना? किसके? मैग्नेटिक फील्ड के टर्न है ना? नहीं नहीं, वायर के टर्न्स है। ओके ओके ओके। मैग्नेटिक मोमेंट किसी कॉइल का निकाला जाता है। तो तुम्हें फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, ये टॉपिक अपना पूरे मैग्नेटिज्म में आएगा बार बार, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें करा रहा हूं। तो मैग्नेटिक मोमेंट है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? निया, NIA। एन का मतलब कितने टर्न्स है, आई का मतलब कितना करंट है, ए का मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं। और मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? देखो, नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती। नंबर ऑफ टर्न्स, तो मैं पूछूं बता वायर में कितने टर्न है, तुम बोलोगे सर 15 टर्न है, कोई यूनिट तो नहीं होती। करंट की क्या होती है? एम्पियर। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। लिख लो। गर्वित तूने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक बार खाली फॉर्मा लिख ले कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला निया, उसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके बताता हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना। ठीक है। गर्वित ये वाला फॉर्मूला रखना। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था निया, NIA। तो क्वेश्चन है, सपोज करो कि आपके पास कोई कॉइल है। मान लो तुम्हें दे रखा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, और मान लो तुम्हें दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है। क्या है? रेडियस 2 मीटर है। और आपको पूछा है, और मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है? मान लो करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो आपको पूछा है कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। और आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? इस तरीके से। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? निया, NIA। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 2। करंट, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2। अब एरिया कितना है? तो सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज तुम ध्यान से देखना कि अगर मान लो कोई कॉइल है, और मान लो उसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ होगा। अगर यही मान लो कोई कॉइल है, मान लो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। ये तुम्हें याद रखना है। तो लिखो अपनी कॉपी में इसको। क्या याद रखना है तुम्हें? कि अगर मान लो कोई कॉइल है, उसमें मान लो क्लॉकवाइज करंट है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपका घड़ी में कांटे घूमते हैं, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा? अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन। और यही मान लो आपका, मान लो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे आ जाएगा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। तो क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा? इनवर्ड्स। अगर यही मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा? आउटवर्ड्स। ये तुम्हें याद रखना है। तो क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। तो यहां पे अगर मान लो तुम यहां पे खड़े हो, तो मैं तुम्हें बोलूं कि देखो करंट कैसा है तुम्हारा? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा? अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक मोमेंट एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो देखना, ये डायरेक्शन आई कैप होती है, ये माइनस आई कैप होती है, ये आपकी जे कैप होती है, ये आपकी माइनस जे कैप होती है, ये आपकी के कैप होती है, ये आपकी माइनस के कैप होती है। ये तुम सबको पता है। पॉजिटिव एक्स आई कैप, नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई जे कैप, नेगेटिव वाई माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड के कैप, नेगेटिव जेड माइनस के कैप।
तो यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, माइनस जे कैप, और यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो -16 पाई जे कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब इसमें कोई डाउट है सर तो तुम पूछ सकते हो। हाँ पूछो, आप क्या पूछना है। सर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी तो हो सकता है ना? वो करंट की डायरेक्शन से पता पड़ता है कि कौन सा लेना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाहर की तरफ आता, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। अरे और सर मैग्नेटिक इस मोमेंट का मैग्नेटिक एग्जैक्टली मोमेंट की मतलब क्या होता है? डेफिनेशन इसका हम सर वापस, मैग्नेटिक मोमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आगे तुम्हें पता पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से हम नॉर्थ और साउथ पोल की वैल्यू पता करते हैं। जो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी वैल्यू पता करते हैं। ठीक है सर। हाँ गर्वित, कौन सी स्लाइड देखनी है तेरे को? सेकंड स्लाइड दिए देख। ठीक है, अब देखो, सर मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? बस यही डेफिनेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। इसकी ऐसी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका तुम मुझे करके बताओ। मान लो कि ये एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर की साइड लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है, और मान लो तुम्हें दे रखा है कि स्क्वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। तो आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए, बी, सी और डी। तो 40 आई कैप, 40 माइनस आई कैप, 40 के कैप, 40 माइनस के कैप, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सोचो क्या होगा इसका आंसर। अबे ध्यान से देखो, इसमें आपका क्लॉकवाइज करंट है, और ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है। क्लॉकवाइज है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे होगा? अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, सोचो। स्वरा कितना होगा? यश लगाओ दिमाग, कितना होगा? तो निया एन इंटू आई इंटू ए। अब देखो यार, तुम ऐसे मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 10, तो 10 पुट करो। करंट कितना है, 1, तो 1 पुट करो। अब आते एरिया पे, तो कितना एरिया इसका? 2 2 जा 4 है कि नहीं, 4। और देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो अंदर की तरफ मतलब डायरेक्शन क्या होती है, माइनस के कैप। तो आंसर क्या आ गया, -40 के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है, डी इसका आंसर है। ध्रुव, डी इसका आंसर बेटा। सर एरिया का डायरेक्शन नहीं आ रहा। एरिया का डायरेक्शन नहीं आ रहा है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एरिया का डायरेक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लिख लो, एक बार इसको लिख लो, ताकि अगली स्लाइड में मैं तुम्हें एरिया का डायरेक्शन नहीं बताऊंगा खाली। सर इनवर्ड आउटवर्ड वापस बता दो ना। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मैं अगली स्लाइड में तुम्हें एरिया का डायरेक्शन सिखा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं सिखाऊंगा तो आगे सब गपला ही होगा फिर। देखो अब तुम्हें मैं एरिया का डायरेक्शन सिखाता हूँ, सब ध्यान से देखना। मान लो कि तुम्हारा करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज है, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, तो माइनस के कैप। मान लो कि तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर की तरफ, तो ये आ जाएगा के कैप। आया समझ में? मान लो कि तुम्हारी कॉइल ऐसे है और तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब जो बंदा यहां पे खड़ा है उसको क्या लग रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, उधर की तरफ। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, कॉइल के अंदर घुसना चाहिए, तो माइनस आई कैप। और यही मान लो कि तुम्हारा एरिया है, और मान लो तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तुम यहां खड़े हो, देखो तुम्हें क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ, तो इस केस में क्या आ जाएगा, आई कैप। अब मान लो कि तुम्हारा एरिएटर ऐसे पड़ा हुआ है, और मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो, तुम देख रहे हो यार करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, माइनस जे कैप। और मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो
और मान लो आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और तुम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, तो ये आ जाएगा चेक। थोड़ा इमेजिन करो यार। सर इसमें जो फोर्थ केस है उसमें इनवर्ट से तो उसकी तरफ कैसे होगा? फोर्थ केस मतलब इसके ये वाला, यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज ना ये, यस सर, तो आउटवर्ड्स होगा जो बाहर की तरफ होगा, माइनस आई कैप मतलब होगा। आउट, जैसे मान लो ये इंसान देख रहा है तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब एरो इसकी तरफ आएगा। तो जो इंसान देख रहा है, अगर मान लो उसको क्लॉकवाइज दिखता है तो एरो अंदर की तरफ, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो एरो बाहर की तरफ, उसकी तरफ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो देख मैंने एरो अंदर की तरफ कर दिया। और यहीं पे एक बंदा खड़ा है, इसको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, देख मैंने एरो बाहर की तरफ कर दिया। मेघना नहीं आया समझ में? किंजल, गर्वित, गगन, आया कि नहीं आया समझ में? सर एक बार वापस आया बता दो। सर। देख मेरे को पता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है ये इस चैप्टर का भारी काम है। देखो मैं एक बार वापस समझाता हूँ तुम्हें। देखो पहले दो में तो कोई डाउट नहीं है ना यार, पहले दो में डाउट है क्या? पहले दो में सर ये तो क्लियर है, पहले दो। तो बाहर की तरफ, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। अब जैसे मान लो कि इसकी बात करते हैं, मान लो ये कोई कॉइल है, मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ। अगर यही मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे लिए करंट कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ये आ गया है क्या? ऐसे बनाइए डायरेक्शन। सर मतलब डिपेंड करता है हम कहाँ से देख रहे हैं। हाँ, तुम जहां पे खड़े हो वहां पे, अगर तुम यहाँ पे खड़े रह के देख रहे हो तो इधर की तरफ। ठीक है? किसी को मैग्नेटिक मोमेंट में आपको डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कि नहीं सर नहीं हवा ही नहीं लगी। वो आपने जो एक बार लास्ट वाला बनाया वो वापस बता दो ना, सिक्स ये वाला। स्लाइड में। कृष्णा बेटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले जितने फॉर्मूले हैं उन सब में एम होने ही वाला है, तो एम ही निकालना नहीं आएगा तो हो गए कल्याण अपने। सर हाँ पूछो। इसमें आपने लास्ट वाला बनाया तो इसमें ये दोनों ही क्लॉकवाइज ही तो है। ये लास्ट वाला, ये वाला हाँ यहाँ पे खड़े रह के देखेगा, हाँ सॉरी ऐसा आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा आएगा, उल्टा करने इसको, उल्टा कर लो इसको, एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये। सर क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज आए मतलब तेरे को अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो जो एरो है वो कॉइल के अंदर घुसा दे। जैसे मान ले कि ये जो बंदा है, मान ले इसको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एरो देख कॉइल के अंदर है। अगर यही तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो एरो को कॉइल के बाहर निकाल दो। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ना इसका 3D फिगर अरेंज करता हूं। इसका 3D वाला मैं लेके आता हूं नेक्स्ट क्लास में और फिर मैं तुम्हें समझाता हूं। टेंशन मत लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी आगे वाले भी और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आएगा ये। ठीक है? जैसे मान लो कि तुम लोग यहाँ पे सुनो, अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। ओ 1 सेकेंड, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉरेंट्ज फोर्स, LORENTZ, लॉरेंट्ज फोर्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो, if a charged particle Q enters a region, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q और वो किसी रीजन में एंटर करता है, तो इफ ए चार्ज पार्टिकल Q enters a region with velocity v where electric field is E and magnetic field is B। मान लो कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है Q, मान लो वो किसी रीजन में एंटर करता है वेलोसिटी v से, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B है, कॉमा, देन द
net force on particle, then the net force on particle is called as Lorentz force. तो जो नेट फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स. तो अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, मान लो वो वेलोसिटी v से ऐसी जगह एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो होगा क्या? आपके इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, आपके इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. अब देखो, तुम में से जिसको नहीं पता है तो याद रखना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? क्यू ई. और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? क्यू वी क्रॉस वी. तो ये है आपका लॉरेंट्स फोर्स. लिख लो अपनी कॉपी में. तो ये क्या है? ये है आपका लॉरेंट्स फोर्स. लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो. तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v से एक ऐसी जगह जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब बेसिक सी बात है यार, अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चार्ज पे फोर्स लगाएगी. कितना लगाएगी? क्यू ई. अगर मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चार्ज से फोर्स लगाएगी. कितना लगाएगी? क्यू वी क्रॉस बी. तो बस अपने को इन दोनों को ऐड कर देना है. ये आपका लॉरेंट्स फोर्स है. लिख लो. लिख लो. इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार. लिख लो. सो हाँ पूछो. सर अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हुई, दोनों में से एक वो तो देख देवांश, इसके तो हजारों केस बन सकते हैं. तो देखो क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पुट कर देना, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है पुट कर देना, जो वेलोसिटी दे रखी है पुट कर देना, जो चार्ज दे रखा है पुट कर देना. देखो आंसर मिल जाएगा. एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ इसका तुम्हें. सो दोनों एडिशन में ही रहेंगे फिर भी. नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख वी क्रॉस बी है तो यहां से तो बाहर कुछ भी आ सकता है ना, प्लस माइनस. एक क्वेश्चन मुझे कराने दे, एक क्वेश्चन कराने दे मुझे. लिख लिया सबने कि लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है? ठीक है. तो देखो, Yes, sir. अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है एक रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 10 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 20 जे कैप टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है? 20 जे कैप टेस्ला. तो आपको बताना है कि अपने इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा. तो पहले आप फोर्स का फॉर्मूला देखो. क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. यही होता है. अब देखो वैल्यू पुट करना चालू करो. तो क्यू कितना है? 2. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10 आई कैप. वापस क्यू कितना है? 2. अब वेलोसिटी कितनी देखो? 10. तो ये आ जाएगा 10 आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 20 जे कैप. आ गया. देखो क्या आंसर आएगा. तो 2 10 जा कितना आ गया? 20 आई कैप. और 10 200 जा कितना हो जाएगा? 400. ब्रैकेट में बचाएगा आई क्रॉस जे, वो क्या होता है? के. तो आपका आंसर कितना आया? 20 आई कैप प्लस 400 के कैप न्यूटन. ये आपका आंसर है. आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर. कोई डाउट है इसमें? सर जब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो जीरो हो जाता है क्या फोर्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सर किस यहाँ पे डायरेक्शन में होता है तो नहीं जीरो हो नहीं जाता नहीं, है? वो मैग्नेटिक फोर्स से केस में होता है कि अगर मान ले कि V और B पैरेलल है तो आपका फोर्स 0 हो जाएगा. पर यहाँ पे तो पैरेलल नहीं है ना. B तो तेरा J कैप में है और V तेरा I कैप में है. अगर मान ले दोनों I क्रॉस I होते हैं तो I क्रॉस I वैसे भी क्या होता है? 0 होता है. J क्रॉस J भी क्या होता है? 0. और K क्रॉस K भी क्या होता है? 0. तो V और B पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, तो फोर्स 0 हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होगा. फिर तो जो है आप पुट करो, आंसर निकाल लो. ठीक है सर. लिख लिया तुम सबने? की कोई डाउट है किसी को इसमें? देखो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो. तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज है जो इधर की तरफ जा रहा है
10 मीटर पर सेकेंड से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 2 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। कितनी दे रखी है? 2 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 10 के कैप टेस्ला। कितना दे रखा है? 10 के कैप टेस्ला। तो आपको बताना है फाइंड लॉरेंट्ज फोर्स। तो सॉल्व करो अपनी कॉपी में, कम से कम यार कॉपी में फॉर्मूला तो लिखो, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। करो, ट्राई करो। ये आ गया आपका आंसर। और यार इतना आई Yes. क्रॉस के माइनस जे होता है ना? लिख लो। और किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, किन्हीं से डाउट आ रहा है। मेघना क्लियर हो गया? कृष्णा, किंजल, विदुषी, स्वरा, कोई डाउट है? यश कोई डाउट है? गगन, गर्वित, पूछो डाउट है तो। ध्रुव, पूछो क्या डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो वेलोसिटी सेलेक्टर थ्योरम। वेलोसिटी सेलेक्टर थ्योरम। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, मान लो वो ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ई आई कैप, मान लो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है वी के कैप। क्या दे रखी है वेलोसिटी आपको? वी के कैप। और मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दे रखी है बी आई कैप। तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है? ट्राई कर सकते हो क्या आएगा इसका आंसर? यही वेलोसिटी सेलेक्टर थ्योरम है। ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। मान लो कि आपके पास कोई चार्ज है क्यू, मान लो वो ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई कैप, वेलोसिटी है वी के कैप और मैग्नेटिक फील्ड है बी आई कैप। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा? क्यू ई आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा? क्यू, और वी की जगह क्या लिख देना? वी के कैप, और क्रॉस में क्या आ जाएगा? बी। ये बी जे कैप कर देना, सॉरी बी जे कैप है, ये बी जे कैप कर देना इसको। ठीक है, देखो कितना आएगा ये। तो क्यू कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ई आई कैप प्लस, देखो क्यू तो बाहर आ गया, और वी बी को बाहर ले लो। के क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई होता है। देखो यहाँ पे क्यू भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ई माइनस वी बी, और ब्रैकेट में बाहर क्या आ जाएगा? आई कैप। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। लिख लो, कोई डाउट है इसमें? मैं कैसे पहुंचा यहाँ तक कि पूछ समझ में आ गया? गर्वित, देवांश, कोई डाउट है? मेघना तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया। क्लियर। ये तुम्हें पता है, ये जो तीनों चीजें ये तुम्हें एग्जाम में याद रख के जानी है वेलोसिटी सेलेक्टर थ्योरम की, कि वी के कैप, बी जे कैप, ई आई कैप, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यू ई आई कैप प्लस क्यू वी के कैप क्रॉस बी जे कैप, तो ये आपका के क्रॉस जे माइनस आई होता है। तो ये आ गया आपका ये वाला आंसर। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो,
अब तुम ध्यान से सुनो, इफ E is equal to VB, then force will be 0. आप खुद सोचो, अगर आपका E और VB बराबर हो जाता है, सपोज करो आपका E VB के बराबर हो जाता है, तो आप मुझे बताओ तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो इफ E equal to VB, then force will be equal to 0 and particle will pass undeflected, and particle will pass undeflected. तो अगर मान लो E VB के बराबर हो गया, तो आपके पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा? 0. तो आपके पार्टिकल पे आपका पार्टिकल का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का डिफ्लेक्शन कब होता है? जब उसे फोर्स लगता है. लेकिन अगर मान लो मैं E इक्वल टू VB रखूं, मतलब मैं V को E अपॉन B के बराबर रखूं, तो अगर मान लो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, तो इसका मतलब पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और पार्टिकल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. और ये जो चीज मैंने सिखाई ना, ये तुम्हारे बहुत जगह काम आती है. तो लिखो अपनी कॉपी में, दिस concept is used to find charge to mass ratio of particles. तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं चार्ज टू मास रेशो निकालने के लिए. तो दिस कंसेप्ट इज यूज टू फाइंड चार्ज टू मास रेशो ऑफ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल अगर इस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, किस वेलोसिटी से? E अपॉन B से, तो आपके पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0. मतलब पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और फिर भी पार्टिकल पे फोर्स 0 हो जाए? तो आप बोलो हो सकता है. ऐसा कब हो सकता है? तो आपको बोलना है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन B है, तब ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. लिख लो. लिख लो. करेक्ट देवांश. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 2 तरीके से हुआ था, एक ग्रेविटी के हिसाब से, एक इस तरीके से. ठीक है. तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है. अब एक क्वेश्चन है तुम सबके लिए. तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो. ओहो 1 सेकेंड. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके. तो क्वेश्चन लिखो सब अपनी कॉपी में कि in a region where electric field is 10 Newton per coulomb and magnetic field is 2 Tesla, find velocity of electron so that it will pass undeflected. करो, क्या आएगा इसका आंसर? करो, क्या आएगा इसका? सोचो, जल्दी करो. तो इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम, मैग्नेटिक फील्ड इज 2 टेस्ला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल पास अनडिफ्लेक्टेड. तो V क्या आ जाएगा? E अपॉन B. तो E कितना है? 10, B कितना है? 2. तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड. तो यार देखो, मेरी रिक्वेस्ट पता है क्या है तुम लोगों से? भाई तुम सब ये फॉर्मूले याद रखना यार, है ना. ये नहीं कि एग्जाम में आ जाए और पता ही नहीं फॉर्मूले क्या है. आया समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछो. ओके, कोई डाउट नहीं है. तो अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मोशन of a charged particle in magnetic field. तो एक मैग्नेटिक फील्ड में आपके चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? देखो, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक सिखाता हूं कि अगर तुम मान लो किन्हीं भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, A क्रॉस B, तो आपका वेक्टर बनता है C. और तुम लोग एक खास चीज देखना, अगर तुम I क्रॉस J करते हो तो K बनता है,
अगर तुम J क्रॉस K करते हो तो I बनता है कि नहीं बनता है? तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर बनता है, लेकिन ध्यान से देखो, तो जो वेक्टर बनता है ना वो आपका I के भी परपेंडिकुलर है, वो आपका J के भी परपेंडिकुलर है। सेम अगर J क्रॉस K I है तो जो वेक्टर बना ना वो आपका J के भी परपेंडिकुलर है और वो आपका K के भी परपेंडिकुलर है। मतलब अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक तीसरा वेक्टर बनता है तो ये जो वेक्टर बनता है ना ये आपके उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो C आपका A के भी परपेंडिकुलर है, C आपका B के भी परपेंडिकुलर है। तो याद रखना कि अपना फोर्स कैसे आता है, मैग्नेटिक फोर्स। याद है क्या फॉर्मूला है? Q V क्रॉस B। तो तुम ध्यान से देखना, V और B का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो F बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि F जो है वो V के परपेंडिकुलर होता है और F जो है वो B के भी परपेंडिकुलर होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, magnetic force on a charged particle is perpendicular to velocity and magnetic field। तो अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। लिख लो। और अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो एफ डॉट वी भी जीरो हो जाएगा और एफ डॉट बी भी जीरो हो जाएगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मान लो अपने को तीसरा वेक्टर मिलता है, जैसे v क्रॉस b करके f मिला, तो याद रखना फोर्स आपका v के भी परपेंडिकुलर होगा, फोर्स आपका b के भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। लिख लो। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो। लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आल्सो एंड मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ू मैं, कि कोई डाउट है इसमें? ओके कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम सब ध्यान से एक चीज मुझे देख के बताओ, तुम सब ने ये टॉपिक पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूसीएम में क्या होता है तुम्हें पता है? क्या होता है यूसीएम में, पता है तुम्हें? तो आपका जो पार्टिकल होता है वो मान लो वेलोसिटी v से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है? ऐसी होती है। और आप मुझे बताओ, तुम सबको पता है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड सेंटर होती है। तो आप मुझे बताओ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका फोर्स और वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल enters magnetic field, comma, its path will be circular. Path will be circular. तो जब भी आपकी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो आपका पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर इन नेचर होता है। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड, इट्स पाथ विल बी सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, लिख लो। इसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लाइन और लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें अपनी कॉपी में, अभी इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में पाथ सर्कुलर क्यों होता है, तो आपको बोलना है क्योंकि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो आपका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है।
इसलिए आपका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर इन नेचर होता है। ठीक है, और फिर एक लाइन लिखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको लिखो, आप पे लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, उसको बना लो, फिर अपन वो इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में कि मैग्नेटिक फोर्स कैन only change direction of velocity and not magnitude। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो खाली आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो घूमेगा वेलोसिटी से ही, सब जगह उसकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, v v v v, लेकिन सब जगह डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, लिख लो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, वो एक पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। सर अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी तो अपने आप ही चेंज होगी ना। हाँ, वेलोसिटी ओवरऑल चेंज हो रही है, तो इसलिए तो मैंने लिखा है कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी की वैल्यू उतनी रहेगी, खाली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ओवरऑल वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, हाँ हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन कोई खाली ये पूछे कि बताओ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है सर। सो हाँ पूछो। मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है? हाँ करता है, करता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड करती है, तो फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड ही लगा रही है, तो फोर्स थोड़ा चेंज हो जाता है। अपन आएंगे उस पर, जैसे डायल आया था, डायलैक्ट्रिक आया था अपना, वैसे यहाँ पे भी कुछ आएगा। यस सर। ओके।